साइकिल चलाते चलाते दीपक ने एक बार आसमान की ओर देखा। उसने देखा कि राख के रंग का आसमान बादलों से घिर गया है। चारों ओर की हवा जैसे थम गई हो और बारिश भी चालू हो गया है। उसे समझ में आ गया कि तूफान और तेज आने वाला है, लेकिन रामपुर पहुंचना अभी भी बहुत दूर था। दीपक ने पैडल पर जोर से दबाव डाला, लेकिन वह ज्यादा दूर तक जा नहीं पाया। अचानक जोर का तूफान आ गया, साथ ही लगातार तेज बिजली कड़कने लगी और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सामने का रास्ता बारिश की परत में छिप गया। दीपक ने कोई और उपाय न देखकर एक घने पेड़ के नीचे शरण ली, लेकिन फिर भी वह बारिश की मार से बच नहीं सका। हे भगवान, इस तूफान को रोको, मेरी रक्षा करो। शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। थोड़ी ही देर में तूफान और बारिश थम गई, लेकिन सड़क की जो हालत थी उसमें अब साइकिल चलाकर आगे बढ़ना संभव नहीं था। मजबूरी में रघु साइकिल को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसे समझ में आया कि वह रास्ता भटक गया है। यह रास्ता रामपुर का नहीं है। वह सोच में पड़ गया कि अब क्या करें। तभी उसके कानों में आवाज आई, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? दीपक चौंक कर देखने लगा। उसने देखा कि धुंधले अंधेरे में एक छाया मूर्ति खड़ी है। कौन हो तुम? मैं गोपाल हूं बाबू। लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। मेरा मतलब है मुझे रामपुर जाना है। लेकिन नहीं जा पाएंगे। रामपुर जाने वाला रास्ता बंद है। रास्ते में पेड़ गिर गया है। दीपक मुसीबत में पड़ गया। वह पागलों की तरह सामने अंधेरे में डूबी सड़क की ओर देखने लगा। यहीं पास में मेरी चाय की दुकान है, चलिए, फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। दीपक ने आसमान की ओर देखा, फिर हल्के से सिर हिलाकर हामी भर दी। आइए, मेरे साथ आइए। दीपक ने अपने दुविधा भरे मन के साथ उसका पीछा किया, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे कुछ महसूस होने लगा। जिस वक्त से वह आदमी उसके पास आया है, तभी से दीपक को भीगी हवा में किसी जले हुए चीज की गंध आ रही थी। क्या हुआ? जल्दी कीजिए। हाँ, आता हूं। साइकिल लेकर वह तेजी से आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाते ही उसने एक गाब का पेड़ देखा। पास ही एक झोपड़ी नुमा घर था। वहां किसी हैरिकेन जैसी चीज की लौ जल रही थी। गोपाल ने फिर से आवाज दी, आइए बाबू, यही मेरी चाय की दुकान है। दीपक ने साइकिल को गाब के पेड़ से टिका दिया और झोपड़ी के चौखट पर आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि एक तरफ एक चूल्हा है और उसके चारों ओर चाय बनाने का सामान रखा है। दीपक हैरान हो गया, यह सोचकर कि इतनी सुनसान जगह पर इस चाय की दुकान में आखिर चाय पीने कौन आता होगा। गोपाल एक मोड़ा ले आया। बैठिए बाबूजी, मैं चाय लाता हूं। दीपक अपनी गोद में रखे थैले को कसकर पकड़कर बैठ गया। बाहर फिर से तूफान शुरू हो रहा था। बिजली चमक रही थी और गड़गड़ाहट के साथ कड़क रही थी। ये लीजिए चाय, आप बहुत भीग गए हैं, ये पीजिए, अच्छा लगेगा। इतनी जल्दी चाय बनाकर ले भी आया? हैरानी की बात थी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। दीपक चाय की चुस्की लेते लेते पूछ ही बैठा, यहाँ चाय पीने कौन आता है? मतलब इतनी सुनसान जगह में? पहले कुछ दूरी पर एक बस स्टैंड था, तब लोग आया करते थे, और अब आप जैसे कोई आता है। उस आदमी की बातों में क्या था कौन जाने, लेकिन दीपक का सीना एकदम से सिहर उठा। उसने कुछ असहजता के साथ चाय की एक चुस्की ली। आप चाय पीजिए। आज रात आप नहीं जा पाएंगे बाबूजी, रात को यहीं रुकना पड़ेगा। दीपक ने देखा कि बारिश की बूंदें अब और भी तेज हो गई हैं। तूफान की रफ्तार भी काफी बढ़ गई है। बिजली लगातार गिर रही है, लेकिन एक चीज देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। इतनी तेज आंधी के बावजूद हैरिकेन की लौ जरा भी नहीं हिल रही थी। न जाने क्यों दीपक को लगने लगा कि उसके चारों ओर जो कुछ भी है वह सच नहीं, जैसे कोई जाल है जो चुपचाप उसे अपने भीतर लपेट रहा हो। बैग में रखे हुए इतने सारे पैसे। उसका सीना एक बार फिर धक धक करने लगा। जब बारिश थमी तब तक रात काफी बीत चुकी थी। खाना पीना कुछ देर पहले ही निपट चुका था। गोपाल दहलीज पर दीपक के लिए बिस्तर लगाते हुए बोला, कहां गई गुंजन? बाबू को पान नहीं दिया? आइए बाबू, यहां लेट जाइए। डरने की कोई बात नहीं है, मैं और गुंजन तो हैं ही।
दीपक ने हल्के से सिर तो हिलाया, लेकिन उसके सीने में एक बार फिर से टीस सी उठी, जैसे उसकी छाती के भीतर कोई धीरे धीरे उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही नूपुर की झनझनाहट कानों में पड़ी, वह हल्के से चौंक कर देखने लगा। गूंजन धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में जैसे कोई खास इशारा था जो उसने दीपक की ओर किया। गोपाल ने भी जरा सा गर्दन हिलाकर कुछ जताया। यह बात दीपक की नजरों से छुपी नहीं रही। लीजिए बाबू, पान। पान? मेरा मतलब है। खाइए खाइए बाबू, गुंजन के हाथ का पान खाकर आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। दीपक कांपते हाथों से पान उठाने ही वाला था कि एक तीखी सड़ी सी गंध उसकी नाक में आ लगी, कुछ वैसी ही गंध जैसी कच्चे खून की होती है। अचानक गुंजन का चेहरा बदल गया। उसे देखते ही दीपक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं और ऐसा लगा जैसे उसकी रगों में बहता खून जम गया हो। गुंजन के मुंह और गले पर ताजा खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। उसके गले से खून की एक पतली धार धीरे धीरे नीचे बह रही थी। अगले ही पल चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। हवा अचानक ठंडी और भयावह हो उठी। दीपक कुछ समझ पाता, उससे पहले ही गूंजन पलक झपकते गायब हो गई। दीपक ने जैसे मशीन की तरह पान को मुंह में डाल लिया। गोपाल कमरे के अंदर चला गया। दीपक एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी लेकर लेट गया। रात गहरी और शांत थी। केवल झींगुरों की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। पास की किसी झाड़ी से एक भूखा सियार चीख उठा। फड़फड़ाते पंखों की आवाज के साथ एक काला उल्लू उड़कर गाब के पेड़ पर आ बैठा और अपनी डरावनी आवाज में बोल उठा। उस भयावह माहौल में रघु का सीना बार बार कांप उठता था। भगवान देखना, ताकि रात ठीक से कटे। दिन भर की थकान के कारण कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। दीपक घबराकर बिस्तर पर उछलकर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने पागलों की तरह इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी उसके कानों में एक कराहती हुई चरमराहट की आवाज पड़ी। आवाज जिस दिशा से आ रही थी, उसने धीरे धीरे अपनी नजर उधर घुमाई और जैसे ही उसने देखा, उसका पूरा शरीर डर से सिहर उठा। उससे केवल एक हाथ की दूरी पर कोई व्यक्ति गले में रस्सी डाले झूल रहा था। क्या हुआ बाबूजी? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? दीपक ने चौंककर आवाज की दिशा में देखा। झोपड़ी के सामने जो छोटा सा आंगन था, वहां एक लगभग टूटे हुए झुके हुए बांस के मचान पर गोपाल बैठा हुआ था। दीपक ने फिर धीरे धीरे अपनी गर्दन उस ओर घुमाई जहां कुछ क्षण पहले उसने उस व्यक्ति को फांसी के फंदे से झूलते देखा था। लेकिन यह क्या, वहां अब कुछ भी नहीं था। क्या ढूंढ रहे हैं बाबूजी? वहां कुछ नहीं है। वो सब एक बुरा सपना था। तुम इतनी रात को बाहर क्यों बैठे हो? बहुत गर्मी है बाबूजी, इसलिए बाहर की हवा खाने चला आया हूं। आप भी आइए ना। अब दीपक को एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। कपड़े तक तरबतर हो गए थे। वह बिस्तर छोड़कर धीरे धीरे मचान की ओर बढ़ा और गोपाल के पास जाकर बैठ गया। लेकिन उसके मन में अब भी एक अजीब सा डर और असहजता छिपी हुई थी। उसी समय कहीं पास से एक निशाचर पक्षी की तीखी चीख सुनाई दी। उस एक आवाज ने रात की खामोशी को पल भर में चकनाचूर कर दिया। इतनी गर्मी में अब नींद आएगी भी नहीं। ऊपर से आपने ऐसा डरावना सपना भी देख लिया है। इससे अच्छा है कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। 3 साल पहले की बात है। ऐसा ही एक चाय और नाश्ते का दुकान था उसका। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन इंसान अकेले कब तक रह सकता है। इसलिए उसने शादी कर ली किसी दूसरे गांव की एक लड़की से। उस लड़की को एक नजर देखते ही नजर ठहर जाती थी। बहुत लोग कानों कानों में फुसफुसाते रहे, यह तो जैसे गोबर में कमल का फूल है। फूल होगा तो उसके चाहने वाले भी होंगे।
धीरे धीरे दुकान में भीड़ बढ़ने लगी और उसकी बीवी ने भी हाथ बटाना शुरू कर दिया। उसी दुकान में कुंदन रोज चाय पीने आने लगा। वह एक कप चाय पीता, लेकिन 1.5-2 घंटे तक वहीं बैठा रहता। उसकी बीवी की तरफ उसकी नजर है, यह उस आदमी को समझ में आ रही थी, लेकिन नई दुल्हन के बारे में ऐसा कुछ सोचने को उसका मन नहीं मान रहा था। इतनी सुंदर पत्नी के बारे में कोई आदमी कैसे गलत सोच सकता है? वह आदमी भी यही सोचता रहा। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन दोपहर के बाद वह बाजार जाने के लिए निकला। मैं चलता हूं, आखिरी बस में लौटूंगा। शाम को दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छे से जाना। वह बाजार चला गया। खरीदारी करते करते उसे महसूस हुआ कि तूफान आने वाला है, इसलिए जल्दी सामान लेकर उसने पहली वाली बस पकड़ ली। जब बस ने उसे मोड़ पर उतारा तब तक आसमान काला हो चुका था। उसने एक बार आसमान की तरफ देखा और तेजी से घर की तरफ चल दिया। लगता है बारिश होने वाली है। बीवी अकेली है, अकेले डर जाएगी। लेकिन तब तक उसने सोचा भी नहीं था कि थोड़ी देर में क्या होने वाला है। आंगन में आते ही घर के अंदर से एक दबा दबा हंसी की आवाज आने लगी। एक पल के लिए वह वहीं ठिठक गया। दरवाजे की तरफ जाने के बजाय वह धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की से अंदर झांका। घर की हल्की रोशनी में जो उसने देखा, उससे उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। बिस्तर पर कुंदन लेटा हुआ था और उसकी बीवी उसके सीने पर आधी लेटी हुई धीरे धीरे हंस रही थी। उसके हाथ से बैग गिर गया। बीवी के लिए लाया हुआ चूड़ियों का पैकेट भी जमीन पर गिरकर टूट गया। कौन है? कुंदन दौड़ते हुए बाहर आया। उस आदमी को देखते ही वह हक्का बक्का रह गया। अरे आप तो बोले थे आखिरी बस में आएंगे। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उस आदमी ने गुस्से में एक तेज धार वाली चीज उठाई और अपनी पत्नी की गर्दन पर वार कर दिया। खून तेजी से निकल आया। पत्नी ने अपनी गर्दन पकड़ ली और जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर कुछ देर तक झटके खाता रहा और फिर शांत हो गया। कुंदन अब तक पत्थर की तरह खड़ा था। फिर वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। वह आदमी वो धारदार चीज फेंककर कुंदन के पास गया। उसके बालों की मुट्ठी पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर ले गया। कुंदन पूरी ताकत से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन गुस्से में उस आदमी ने उसे जमीन पर पटक दिया। फिर बांस की छत से लटक रही रस्सी को खींचकर कुंदन की गर्दन में डाल दिया और दोनों हाथों से रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगा। कुंदन के मुंह से दम घुटने की आवाज निकलने लगी। उसकी आंखें बाहर की तरफ आने लगी। तड़पते तड़पते उसका शरीर धीरे धीरे शांत हो गया। वह आदमी कुछ देर तक अपनी पत्नी के खून से लथपथ शरीर को देखता रहा, फिर गला फाड़कर चिल्लाया, बेबी, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया ऐसा? कुछ देर बाद वह उठा, घर के अंदर गया और जलती हुई लालटेन लेकर आया। उसने उसे अपनी बीवी के शरीर के ऊपर फेंक दिया। उसने दांत भींच ली। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी समय कड़कती आवाज के साथ बिजली गिरी। तेज आंधी चलने लगी और आग धीरे धीरे पूरे झोपड़े में फैल गई। धधकती आग में वह आदमी भी जलने लगा और एक भयानक मौत की चीख के साथ सब कुछ खत्म हो गया। दीपक जैसे किसी गहरे सम्मोहन में डूब गया था। जाइए बाबू, तैयार हो जाइए। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और हमें भी तो जाना होगा। दीपक ने अब और बात नहीं बढ़ाई। रात जैसे तैसे कट ही गई थी। वह जल्दी जल्दी तैयार हो गया। फिर दरवाजे में हल्के से दस्तक दी। मैं चलता हूं, सुन रहे हैं? तो फिर मैं चलता हूं। लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। एक पल के लिए दीपक रुका और सोचा। फिर गाब के पेड़ से टिकाकर रखी हुई अपनी साइकिल उठाई और बाहर निकल गया। ना जाने कहां गए। लौटते वक्त एक बार मिलकर जाऊंगा। लेकिन कुछ दूर जाते ही दीपक को याद आया कि वह लापरवाही में पैसों का बैग वहीं भूल आया है। वह तुरंत साइकिल घुमाकर वापस उसी जगह लौट आया। लेकिन यह क्या हालत? वो झोपड़ी कहां गई? वहां तो अब सिर्फ एक जली हुई झोपड़ी का ढांचा पड़ा हुआ था। तो क्या रतन ने जो कहानी कल सुनाई थी वो सच थी? आप शायद ये ढूंढ रहे हैं।
दीपक तेजी से पलटा। देखा, उसके पैसों वाला बैग लिए गूंजन खड़ी थी। अचानक तेज हवा चलने लगा और उसका चेहरा बदल गया। वही सड़ी सी तीखी गंध फिर से उसकी नाक में आ लगी। दीपक की आंखों के सामने प्रकट हुआ एक औरत का भयावह, खून से सना चेहरा। दीपक होश खो बैठा और साइकिल समेत वहीं सड़क पर गिर पड़ा।